नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेरे क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है पॉइंट सरकारी खरीद के ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के द्वारा जो विक्रेताओं के लिए नए नियम तय किए गए उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है न्यू स्टार्ट संधि, उसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है हज यात्रा, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें किस तारीख को सरकारी खरीद के ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने विक्रेताओं के लिए उत्पादों पर उत्पादन के मूल देश का नाम अंकित करना अनिवार्य कर दिया है? तो राइट आंसर है 23 जून। तो विद्यार्थियों, इस तारीख को याद रखना क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ और जानकारी के तौर पर, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि भारत सरकार के बारे में आपको मालूम है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान सरकार ने शुरू कर रखा है, तो उसके तहत कई कदम उठाए गए हैं। तो उसी में से एक ये भी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकारी खरीद के ऑनलाइन पोर्टल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसको शॉर्ट रूप में बोलें जेम, विक्रेताओं के लिए उत्पादों पर उत्पादन के मूल देश का नाम अंकित करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि मेक इन इंडिया पहल को आगे बढ़ाने के लिए इस पोर्टल ने अपने मंच पर उत्पादों में स्थानीय मूल्यवर्धन के योगदान के उल्लेख का प्रावधान भी किया है। इसके साथ ही मंच पर मेक इन इंडिया फिल्टर भी लगाया गया है, जो खरीदारों को भारतीय उत्पादों के चयन में मदद करेगा। तो ये मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जो है मदद करेगा। इसके अलावा एक और जहाँ ये आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी आगे बढ़ाने का ये कार्य करेगा, ये नया नियम। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सरगेई लावरोव कौन है? तो राइट आंसर है रूस के विदेश मंत्री। विद्यार्थियों, भारत, रूस और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच जो सम्मेलन हुआ है डिजिटल, तो उसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि भारत जो है इस सम्मेलन का इच्छुक नहीं था, परंतु रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के आग्रह पर ही फिर भारत इस सम्मेलन में शामिल हुआ। क्योंकि आपको पता है चीन के साथ भारत का विवाद चल रहा है, इसलिए भारत ने इस सम्मेलन में शामिल होने की इच्छा जो है नहीं रखी, परंतु इन्होंने आग्रह किया, इसलिए फिर भारत इसमें सम्मिलित होने को राजी हुआ। तो नाम याद रखना, सरगेई लावरोव। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों का डिजिटल सम्मेलन किस तारीख को हुआ? तो राइट आंसर है 23 जून। और तो विद्यार्थियों, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में, क्योंकि यहाँ अभी मैंने आपको कहा कि ये जो सम्मेलन है डिजिटल सम्मेलन, क्योंकि रूस में ही होना था, और तो अभी ये डिजिटल सम्मेलन हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूस के विदेश मंत्री के आग्रह पर ही भारत इसमें शामिल हुआ। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें सऊदी अरब सरकार ने कितने लोगों को हज की अनुमति दिए जाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर है 1000। विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है हज यात्रा के लिए पहले लगभग 25 लाख लोग हज के लिए आवेदन करते थे और वहाँ पर भाग लेते थे। तो अब केवल 1000 लोग इस हज यात्रा में शामिल हो पाएंगे। तो यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊँ इसमें कि सऊदी अरब के हज मंत्री मोहम्मद बेंतेन ने कहा है कि सामाजिक दूरी का पालन और भीड़ नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बहुत सीमित संख्या में लोगों को हज करने की अनुमति दी जाएगी, और ये संख्या 1000 से कम और थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। और इसमें एक और बात
वो जो है ध्यान रखनी है आपको कि इसमें कहा गया है कि 65 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को हज की अनुमति नहीं दी जाएगी, और हज करने वाले और उनकी सहायता करने वाले को हज से पहले और हज के बाद में एकांतवास में रहना होगा। और एक और बात इसमें जो बताई गई है वो ये कि केवल कुछ सऊदी अरब के नागरिकों व पहले से ही सऊदी अरब में मौजूद अलग अलग देशों के कुछ लोगों को हज की अनुमति दी जाएगी। यानी कि इसमें इस यात्रा में जो केवल 1000 लोग जो शामिल होंगे, 1000 से कम या 1000 से कुछ ज़्यादा जो लोग हज यात्रा में शामिल होंगे, तो वो सऊदी अरब के नागरिक और सऊदी अरब में जो पहले से रह रहे हैं अन्य देशों के जो नागरिक, उनको जो है ये अनुमति दी गई है। और जैसा कि आप जानते हो कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है, इसलिए सऊदी अरब सरकार ने ये फैसला किया है। बाकी अन्य जो है हज यात्राओं की अगर देखें तो लगभग यहाँ 25 लाख लोग हज यात्रा के लिए आते थे, परंतु इस बार अब केवल 1000 लोगों को ये अनुमति दी गई है, और वो भी केवल सऊदी अरब के नागरिक और जो वहाँ पर पहले से रह रहे हैं अन्य देशों के जो नागरिक, उनको मिलाकर टोटल 1000 के करीब जो है ये लोगों को अनुमति दी गई है हज यात्रा के लिए। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री को 2009 से 2017 के बीच कथित तौर पर 332 करोड़ रुपए की हेराफेरी के सिलसिले में सीबीआई ने समन जारी किया है? तो राइट आंसर है मणिपुर। विद्यार्थियों, सीबीआई ने कांग्रेस के नेता व मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह, मैं नाम वापस रिपीट कर रहा हूँ, इबोबी सिंह, तो मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह को 2009 से 2017 के बीच कथित तौर पर 332 करोड़ रुपए की हेराफेरी के सिलसिले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। और ये मामला उस समय का है जब इबोबी सिंह मणिपुर डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो ये मामला उस समय का है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की विजय की 75वीं वर्षगांठ पर मॉस्को में आयोजित होने वाले भव्य सैन्य परेड में भाग लेने के लिए कितने सदस्यीय भारतीय सैन्य टुकड़ी मॉस्को पहुंची है? तो राइट आंसर है 75 सदस्यीय। विद्यार्थियों, इसके बारे में मैंने आपको जो है कल वाले वीडियो में बताया था कि भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो रूस की यात्रा पर गए हैं, वो भी जो है इस सैन्य परेड में शामिल होंगे, मैंने आपको बताया था। और यहाँ ये अलग से क्वेश्चन है कि जहाँ भारत के रक्षा मंत्री इस सैन्य परेड में शामिल होंगे, वहीं दूसरी तरफ भारत की जो सैन्य टुकड़ी भी यहाँ पर पहुँची है। तो ये सैन्य टुकड़ी आप ध्यान रखिएगा 75 सदस्यीय, यानी कि 75 सैनिक जो है भारतीय सैनिक इसमें शामिल हुए हैं। और इसमें एक और बात मैं आपको बताऊं, इस सैन्य परेड में भारत के अतिरिक्त 11 देशों के सशस्त्र बलों के जवान भी भाग लेंगे। तो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसमें ध्यान रखना है 75वीं वर्षगांठ है और भारतीय जो सैन्य टुकड़ी गई है तो उसमें 75 सैनिक शामिल हैं, ये आपके लिए ध्यान रखना है। इसके अलावा एक और बात जो मैंने अभी आपको बताई कि भारत के अतिरिक्त 11 अन्य देशों के सशस्त्र बलों के जवान भी इस सैन्य परेड में भाग लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, इसमें अमेरिका और रूस के वार्ताकारों के बीच कहां पर परमाणु नियंत्रण पर वार्ता संपन्न हुई है? तो राइट आंसर है वियना। विद्यार्थियों, आपको मालूम है वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके अलावा एक और आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर IAEA का मुख्यालय भी है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय भी वियना में है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यहाँ पर ये जो वार्ता दोनों देशों के बीच हुई है उसके बारे में आपको जानकारी दूं कि अमेरिका और रूस के वार्ताकारों के बीच जो वियना में परमाणु हथियार नियंत्रण पर वार्ता हुई है, तो इस वार्ता का उद्देश्य फरवरी 2021 में समाप्त हो रही न्यू स्टार्ट संधि के स्थान पर नई संधि करना है,
क्योंकि दोनों देशों के बीच पहले से संधि हो रखी है जिसका नाम है न्यू स्टार्ट संधि। और न्यू स्टार्ट संधि में दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने 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 जो है परमाणु हथियारों में कमी करेंगे। तो अब जो है क्योंकि इस संधि की अवधि फरवरी 2021 में पूरी होने जा रही है, तो आगे नई संधि करने के लिए दोनों देशों के वार्ताकार यहाँ वियना में आए और यहाँ पर दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच वार्ता हुई। और यहाँ पर एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जुलाई या अगस्त में दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की वार्ता होगी। तो ये पहली जो वार्ता हुई है, अब दूसरे दौर की वार्ता जुलाई या अगस्त में होगी। तो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, यहाँ पर नाम याद रखना न्यू स्टार्ट संधि, जिसकी मैंने आपको बताया कि उसकी अवधि फरवरी 2021 में पूरी होने वाली है। और उसमें प्रावधान है उसमें कि दोनों देश अपने अपने परमाणु हथियारों में कटौती करेंगे। ये इस न्यू स्टार्ट संधि में प्रावधान था। तो अब नई जो है संधि करने के बारे में ही दोनों देशों के वार्ताकारों के बीच या वियना में ये जो है वार्ता हुई है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, कोरोना विषाणु के मद्देनजर लागू पूर्णबंदी के दौरान आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत औसत साप्ताहिक दावों में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो राइट आंसर है 51%। विद्यार्थियों, आपको मालूम है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो है 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है व्यक्ति करवा सकता है। एक परिवार जो है 5 लाख रुपए तक का जो है इलाज करवा सकते हैं। तो इस कोरोना महामारी के दौरान जो है यहाँ पर ये बीमा दावों में के यहाँ पर आयुष्मान भारत बीमा योजना के तहत औसत साप्ताहिक दावों में कमी जो आई है वो 51% है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारत ने चीन सहित कितने देशों से आयात किए जाने वाले एल्यूमिनियम फॉयल की डंपिंग के खिलाफ जांच शुरू की है? तो राइट आंसर है 4 देश। विद्यार्थियों, भारत ने एल्यूमिनियम डंपिंग के बारे में घरेलू विनिर्माताओं की शिकायतें मिलने के बाद चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड से आयात किए जाने वाले एल्यूमिनियम फॉयल की कथित डंपिंग के खिलाफ जांच शुरू की है। तो यहाँ पर देशों के नाम आपको याद रखना है। संख्या तो आपको मालूम है 4, परंतु 4 देशों के नाम भी आपको मालूम रखना है, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। तो इन देशों से आयात किए जाने वाले एल्यूमिनियम फॉयल की डंपिंग के खिलाफ जांच शुरू की है भारत सरकार ने। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत देश कोरोना से उपजे संकट के कारण लागू पूर्णबंदी में स्कूल बंद रहने के दौरान छात्रों को पढ़ाने का उचित माध्यम उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं? तो राइट आंसर है 40%। विद्यार्थियों, इसमें आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये जो 40% वो देश हैं जिनकी आय बहुत कम है या मध्यम रूप में जिनकी आय है, वो देश इस पूर्णबंदी के दौरान जो है अपने छात्रों को पढ़ाई का उचित माध्यम उपलब्ध नहीं करा पाए। ये यूनेस्को की रिपोर्ट में कहा गया है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।